स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे। इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। आज सरकार ने महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मियों की आमदनी बढ़ने वाली है। लंबे समय से डीए बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए यह निर्णय किसी खुशखबरी से कम नहीं है। बढ़ी हुई दर सीधे उनकी सैलरी और पेंशन में जुड़ जाएगी और हर महीने मिलने वाली रकम में साफ फर्क दिखाई देगा। देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड से जुड़ी एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से कई राज्यों में ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खातों में 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जा रही है। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए भेजी जा रही है ताकि पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बिहपुर में खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन NH-31 के शीघ्र निर्माण की घोषणा की। उन्होंने पटना पूर्णिया एक्सप्रेस हाईवे और एक अन्य हाईवे का भी तोहफा देने की बात कही। जायसवाल ने गड्ढा बताओ इनाम पाओ योजना का जिक्र किया, जिसके तहत जुलाई से गड्ढा बताने पर 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा और ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। उन्होंने बिहपुर विस के सर्वांगीण विकास का भी आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की सुविधा देना है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए सीधे बैंक खाते में प्रदान किए जाते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए यह राशि 1,30,000 रुपए तक हो सकती है। योजना के लाभ में यह शामिल है कि सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दी जाती, बल्कि पक्के घर में रहने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। बुधवार को विंग्स इंडिया 2026 विमानन शिखर सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत 2047 तक 400 से अधिक हवाई अड्डों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। इससे हवाई यात्रा प्रत्येक नागरिक के लिए एक किफायती सेवा बन जाएगी। अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आपके पास हर महीने 7,000 रुपए का सुनहरा मौका है। खास बात यह है कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आप भी इसकी कीमत उठा सकते हैं। इसके लिए महिलाओं को कम से कम 10वीं पास करने के लिए अप्लाई करना जरूरी है। दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। बता दें कि LIC भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है। भारत और रूस 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय राजदूत विनय कुमार ने 77वें गणतंत्र दिवस पर यह विश्वास जताया। वित्त वर्ष 2024 से 25 में व्यापार 68.7 अरब डॉलर तक पहुंचा। दोनों देश उर्वरक, कृषि और इंजीनियरिंग जैसे नए क्षेत्रों में व्यापार विविधता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौता और स्थानीय मुद्राओं में लेन देन इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को बेहतर बनाने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। इस पहल का मकसद वंचित बैकग्राउंड की लड़कियों को सालाना 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप देकर कॉलेज की पढ़ाई करने में मदद करना है, जो उनकी पहली अंडर ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की पूरी अवधि के लिए दी जाएगी। साल 2024 से 25 में झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में 25,000 से ज्यादा छात्राओं को 30,000 रुपए की सालाना स्कॉलरशिप मिली। ट्रिपल टेस्ट के बाद दुमका नगर परिषद अध्यक्ष पद की सीट सामान्य श्रेणी में आने से चुनाव की तस्वीर बदल गई है। इससे पुरुष दावेदारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है,
जिसमें कई प्रमुख नाम सामने आए हैं। नए आरक्षण रोस्टर ने जातीय समीकरणों को जटिल बना दिया है, जिससे चुनावी रणनीति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी अंतिम तिथि 4 फरवरी है। उम्मीदवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन के दौरान 100 मीटर के दायरे में अधिकतम 3 वाहन और 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर पाएंगे। मतदान 23 फरवरी को और मतगणना 27 फरवरी को होगी। धनबाद नगर निगम के मेयर और 55 वार्ड पार्षदों के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार सुबह 10 बजे से उपायुक्त कार्यालय में शुरू हो गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें मेमको मोड़ और निरंकारी चौक पर बैरियर लगाए गए हैं। प्रत्याशियों को सीमित वाहनों के साथ ही प्रवेश मिलेगा और उन्हें अपने वाहन मुख्य गेट पर छोड़ने होंगे। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। रांची विवि ने एमबीबीएस और बीएसएससी नर्सिंग के परिणाम घोषित किए, जिसमें 11 छात्र उत्तीर्ण हुए। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की तारीखें भी जारी की गईं। ये परीक्षाएं 3 से 23 फरवरी तक होंगी। रांची जिले में कुल 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 65,000 से अधिक छात्र परीक्षा देंगे। उपायुक्त ने निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने स्वास्थ्य विभाग में 30 औषधि निरीक्षकों ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति की घोषणा की है। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलेंगे। पात्रता में फार्मेसी या संबंधित विज्ञान में स्नातक शामिल है। उम्मीदवारों को 5 मार्च तक हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड में मंत्रियों और विधायकों के बीच चल रहे विवाद को सुलझा लिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्रियों को कार्यकर्ताओं की बात सुनने का निर्देश दिया, जबकि विधायकों से पार्टी फोरम पर मुद्दे उठाने को कहा। दिल्ली में हुई बैठक में खड़गे ने प्रदेश स्तर पर ही समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पेसा एक्ट लागू होने को बड़ी उपलब्धि बताया। नीति आयोग के सदस्य इकोनॉमिस्ट रमेश चांद ने रांची में झारखंड के ग्रामीण और जनजातीय विकास पर एक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में 35% आदिवासी भूमि पर खेती कम होती है और सिंचाई का स्तर केवल 20% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 60% है। उन्होंने धान किसानों को एमएसपी न मिलने और खनन का प्रति व्यक्ति आय में मात्र 2% योगदान होने पर चिंता व्यक्त की। जमशेदपुर के XLRI परिसर में एनवायरमेंटल म्यूटाजन सोसाइटी ऑफ इंडिया EMSI का 48वां वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इसका उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार प्रदूषण के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर केंद्रित है। राज्यपाल ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की और विश्वविद्यालयों को सामाजिक समस्याओं के समाधान का केंद्र बनने पर जोर दिया। 3 दिवसीय इस संगोष्ठी में देश विदेश के विशेषज्ञ शोध साझा कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर अब केवल यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों से ही भुगतान होगा। नकद भुगतान पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के मनियारी और मैठी टोल प्लाजा सहित सभी जगह QR कोड लगाए गए हैं। फास्टैग न होने पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगेगा, लेकिन यूपीआई से भुगतान संभव है। यह कदम टोल वसूली में पारदर्शिता और सुचारू यातायात के लिए उठाया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत दी है। उन्हें 1 से 25 फरवरी के बीच आरोप तय होने के दौरान अदालत में उपस्थित होने से छूट मिली। लालू, राबड़ी और तेजस्वी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए, जबकि मीसा भारती और हेमा यादव ने व्यक्तिगत रूप से आरोपों से इनकार किया। मामले की नियमित सुनवाई 9 मार्च से शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समस्तीपुर में कहा कि बिहार में अब मजदूरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 5 वर्षों में यहीं रोजगार मिलेगा। उन्होंने राज्य में बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास पर जोर दिया।
चौधरी ने महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली और स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने समस्तीपुर को सेमीकंडक्टर उद्योग का केंद्र बनाने की बात कही। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पीएमसीएच के नए अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 29 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी की। डॉक्टर सिन्हा वर्तमान में पीएमसीएच के फिजियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं और उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे 1 फरवरी से अगले आदेश तक डॉक्टर आईएस ठाकुर से पदभार ग्रहण करेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार सहित 41 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने लालू परिवार को एक आपराधिक गिरोह की तरह काम करने और सरकारी नौकरियों के बदले जमीनें हासिल करने की सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया। अब इस मामले में नियमित ट्रायल चलेगा, जिसमें सबूतों और गवाहों के आधार पर अंतिम फैसला होगा। बिहार सरकार कृषि विपणन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला रही है। कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत राज्य के 53 कृषि उपज बाजार प्रांगणों को कृषि सुपर बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर सीधे बाजार से जोड़ना और उनकी आय बढ़ाना है। 22 बाजारों का आधुनिकीकरण जारी है और 20 बाजार ई नाम से जुड़ चुके हैं, जिससे किसानों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल रही है। परिवहन विभाग बिहार में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बड़ी पहल कर रहा है। व्यस्त सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज और फुटपाथ बनाए जाएंगे। सभी जिलों से सुधार बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर विस्तृत कार्य योजना बनेगी। विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जिसमें पैदल यात्रियों को सड़क पर पहला हक बताया जा रहा है। कृषि विभाग 6 से 8 फरवरी तक पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव आयोजित कर रहा है। उद्यान निदेशालय द्वारा आयोजित यह महोत्सव किसानों को बागवानी की आधुनिक तकनीकों से सशक्त करेगा। इसमें राज्य भर से किसान, वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल होंगे, जहां वे नवीनतम उपलब्धियों और उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं और बागवानी उत्पादों की बिक्री भी होगी, जिससे किसानों को गुणवत्ता सुधारने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षा समारोह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित हो रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 31 टॉपर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे, जिनमें 22 छात्राएं हैं। समारोह में 71 विद्यार्थियों को पीएचडी और 8,998 पीजी छात्रों को उपाधि मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को मानद उपाधि दी जाएगी, हालांकि वे उपस्थित नहीं रहेंगे। परिवहन विभाग बिहार में पैदल यात्रियों को सड़कों पर प्राथमिकता देने की बड़ी पहल कर रहा है। इसके तहत उनकी सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि व्यस्त सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज और फुटपाथ जैसी सुविधाएं विकसित की जा सकें। विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जिसमें पैदल यात्रियों के पहले हक पर जोर दिया जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA बिहार के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। CII बिहार के अनुसार इससे कृषि और दवा उत्पादों के निर्यात में 10% वृद्धि का अनुमान है। यह समझौता भारतीय निर्माताओं को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ेगा, तकनीक प्रवाह बढ़ाएगा और विदेशी निवेश आकर्षित करेगा। हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। समस्तीपुर में सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा और प्रगति यात्रा के दौरान जो भी वादे किए थे, उन सभी योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है और सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक सभी वादों को पूरी तरह जमीन पर उतारा जाए। डिजास्टर प्रभावित लोगों को तुरंत राहत और बचाव मुहैया कराने के लिए बिहार सरकार तेजी से अपने आपातकालीन ढांचे को मजबूत कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अब तक 17 जिलों में आपातकालीन ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि पटना में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
शेष 20 जिलों में भी जल्द ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे। बिहार में सरकारी राशन बांटने का काम पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित होने जा रहा है। राज्य में राशन के दुकानों पर ग्रेन एटीएम लगाने की योजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले पटना शहरी क्षेत्र में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। पटना में 3 स्थानों पर ग्रेन एटीएम लगाने का प्रस्ताव है और 1-2 दिनों में इनके लिए जगह का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद 1 से 2 महीने के भीतर लोगों को ग्रेन एटीएम से राशन मिलने लगेगा। बिहार और ओडिशा के बीच सीधा बस संपर्क स्थापित होने जा रहा है। झारखंड के रास्ते होने वाले इस बस सेवा को लेकर परिवहन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत बिहार के 16 से अधिक प्रमुख शहरों को ओडिशा के अलग अलग गंतव्यों से जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ दोनों राज्यों के बीच आना जाना आसान होगा, बल्कि झारखंड के कई जिलों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने MVI फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स अब राहत महसूस कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा में मुन्ना कुमार ने रैंक 1 हासिल कर टॉप किया है। बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जून 2025 से शुरू हुई थी। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 3 जुलाई 2025 तक का समय दिया गया था। दानापुर बिहटा कोइलवर एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना जून 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। अब तक कॉरिडोर का करीब 45% काम पूरा हो चुका है। बाकी 55% काम को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने दी। वे बुधवार को दानापुर में परियोजना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बिहार सरकार ने प्रशासनिक सेवा के कई पदाधिकारियों का तबादला किया है। कुल 51 अधिकारियों के स्थान बदले गए हैं। इसमें अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता, ADM और उप सचिव शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग में मृणायक दास को अपर सचिव बनाया गया है। कला एवं संस्कृति विभाग में तारानंद महतो को अपर सचिव भेजा गया है। कुमार विनोद को औरंगाबाद का बंदोबस्त अधिकारी बनाया गया है। टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम NPS लॉन्च किया है। यह योजना पुराने और नए सभी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। कर्मचारी 500 रुपये मासिक से निवेश शुरू कर सकते हैं, जिस पर 11% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और पूरी राशि टैक्स फ्री होगी। प्रबंधन का लक्ष्य 10,800 कर्मचारियों को मजबूत पेंशन कवर देना है, खासकर 2014 के बाद नियुक्त लोगों को। जल्द ही एक समर्पित ऐप भी लॉन्च होगा। इंडियन सुपर लीग में बड़े फुटबॉल क्लबों को भारी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है। सैलरी कैप का उल्लंघन कर खिलाड़ियों पर अंधाधुंध खर्च करने के बाद वे अब वेतन कटौती की मांग कर रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों में असंतोष है। इसके विपरीत जमशेदपुर FC ने वित्तीय अनुशासन दिखाते हुए खुद को इस संकट से बचाया है। भारतीय फुटबॉल की आर्थिक नींव चरमरा गई है, जबकि AIFF मुनाफा कमा रहा है।